discuss about the lesson different strands within the movement. In this lesson, we shall cover the topic the movement in the town, rebellion in the countryside, and Swaraj in the plantation. Mostly in this lesson, we shall understand the non-cooperation movement, and also we understand about the Alluri Sitaram Raju, Baba Ramchandra, and Inland Aggregation Act 1859. So let's start our today's topic. Today's topic is also related with non-cooperation movement. प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको समझाया था कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट और खिलाफत मूवमेंट एक साथ जो है जुड़ गए थे और जुड़ने के बाद एक सहमति बन गई थी, हम दोनों मिलकर एक नेशन वाइड मूवमेंट करेंगे। 1 जनवरी 1921 को नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट हो गया। इस मूवमेंट का एक ही मकसद था, स्वराज। बट ये स्वराज जो है अलग अलग शोषण के लिए अलग अलग तरह की मीनिंग लेके आया था। यानी सब लोग स्वराज को अपने तरीके से सोचते थे कि मेरे लिए स्वराज ये है, मेरे लिए स्वराज ये। बहुत सारे सोशल इसमें पार्टिसिपेट किया। अब हम जानेंगे कि ये जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था, ये शहरों में कैसा था और गांव में कैसा था। तो सबसे पहले चलेंगे हम शहरों में। तो टॉपिक द मूवमेंट इन द टाउन। मोस्टली ये टॉपिक होना चाहिए नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इन द टाउन। इस मूवमेंट को अच्छे तरीके से समझने के लिए हमें चलना होगा बुक की उस पेज पर। तो चलिए चलते हैं बुक की उस पेज पर और समझते हैं इस चैप्टर को अच्छे तरीके से। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। पहला द मूवमेंट इन द टाउन और दूसरा द रेबेलियन इन द कंट्रीसाइड। रेबेलियन इन द कंट्रीसाइड। शहरों में मूवमेंट कैसा रहा? नॉन कोऑपरेशन जो मूवमेंट स्टेबलाइज हुआ तो उसका शहरों में कैसा इफेक्ट रहा और गांव में कैसा इफेक्ट रहा, इसको हम पढ़ेंगे। तो शहरों में हम नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को स्टार्ट करते हैं। शहरों में जो मूवमेंट हुआ उसमें मिडिल क्लास का पार्टिसिपेशन सबसे ज्यादा रहा। हजारों स्टूडेंट ने क्या किया? स्कूल कॉलेज छोड़ दिया। हेडमास्टर टीचर्स ने अपने जो है रिजिग्नेशन लेटर ले दिए, रिजाइन कर दिया इन लोगों ने। वकीलों ने मुकदमे लड़ना बंद कर दिया और मद्रास के अलावा ज्यादातर लोगों ने ज्यादातर प्रांतों में जो है क्या किया गया? काउंसिल इलेक्शन को बाइकाट कर दिया गया। मद्रास में सिर्फ एक जस्टिस पार्टी थी जिसने इस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में नहीं आई। क्यों? क्योंकि एक गैर ब्राह्मणों की संस्था थी और उन्हें लगता था कि हम जो है पॉलिटिक्स की मेन धारा में तभी आ सकते हैं जब हम लोग इन काउंसिल इलेक्शन में पार्टिसिपेट करें। इकोनॉमिक फ्रंट पे अगर हम बात करें तो ये बड़ा ज्यादा ड्रामेटिक रहा। सारे जो है फॉरेन्स जितने भी गुड्स थे उनको बाइकआउट कर दिया गया। लिक्योर शॉप यानी शराब की दुकानों की पिकेटिंग कर दी गई। अब पिकेटिंग क्या है? पिकेटिंग में जो है डेमोन्स्ट्रेशन या प्रोटेस्ट का एक ऐसा स्वरूप कहलाता है पिकेटिंग, जिसमें जो है एंट्रेंस बंद कर दी जाती है। दुकान या फैक्ट्री के जो है एंट्रेंस को बंद कर दिया जाता है, कोई बाहर से अंदर नहीं जा सकता। 1921 से 1922 के बीच में जो फॉरेन क्लॉथ थे उनका जो इंपोर्ट था वो आधा हो गया।
क्यों? क्योंकि विदेशी कपड़ों की होली जलाई जा रही थी। सबके दिमाग में ये बात थी कि हम जो है विदेशी सामान, विदेशी चीजें, विदेशी कपड़े को नहीं यूज करेंगे। और इसलिए क्या हो गया, इंपोर्ट जो है 1921 से लेकर 1922 के बीच में जो इंपोर्ट था वो लगभग 102 करोड़ से घटकर 57 करोड़ हो गया। बहुत सारे जो ट्रेडर्स थे उन्होंने जो फॉरेन ट्रेड था उसमें पैसा लगाने से इनकार कर दिया। एक तरह से पूरे चारों तरफ जो है बाइकॉट मूवमेंट स्टार्ट हो गया। इंडियन कपड़ा और इंडियन जो टेक्सटाइल मिल थे, हैंडलूम्स थे, वे ज्यादा ग्रो करने लगे। लेकिन कुछ समय तक ये शहरों में रहा, लेकिन बाद में ये धीरे धीरे जो है स्लो पड़ने लगा। किसका कारण ये था कि खादी का जो कपड़ा था वो मिलों में जो कपड़ा बनने के मुकाबले बहुत धीमे से बनता था, टाइम ज्यादा लगता था और इसकी प्राइस भी ज्यादा थी जो गरीब लोग एफोर्ड नहीं कर पाते थे। दूसरे, जितने लोगों ने अपनी जॉब छोड़ी थी तो अब उनके पास कोई ऐसा चीज नहीं था जहां से वो कमाई कर सके और अपने परिवार को चला सके। तो परिवार चलाना भी अब मुश्किल हो गया और इस तरह से एक नया प्रॉब्लम उनके पास आने लगा और धीरे धीरे इसीलिए सब लोग अपने जॉब पे वापस लौटने लगे। सिटीज से बढ़कर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट धीरे धीरे कंट्री साइड में स्प्रेड हुआ, यानी देहात में, गांव देहात में फैला। और धीरे धीरे जो पीजेंट थे या ट्राइबल थे वो भी धीरे धीरे इस मूवमेंट में आ गए। लेकिन उनके लिए इस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट या स्वराज मूवमेंट का उनके लिए मीनिंग कुछ और ही था। एक पर्सन की हम बात करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, सन्यासी बाबा रामचंद्र। ये एक इंडिचर्ड लेबर थे। इंडिचर्ड लेबर क्या होता है? कॉलोनियल पीरियड में बहुत सारे लोगों को काम करने के लिए फिजी, गयाना, वेस्ट इंडीज आदि स्थानों पर ले जाया जाता था। उनको एक एग्रीमेंट के तहत ले जाया जाता था और बाद में यही लोग जो है इंडिचर्ड लेबर कहलाने लगे। इसी तरह बाबा रामचंद्र थे जो फिजी में थे और फिजी से वापस जब लौटे तो उन्होंने देखा कि जो तालुकेदार हैं या लैंडलॉर्ड्स हैं ये बहुत ज्यादा टैक्स वसूल कर रहे हैं और इस टैक्स से किसान जो है परेशान हो गया है। दूसरी, जो ये लोग रेंट पे जो जमीन देते हैं उस जमीन का कोई किराया तय नहीं है कितना लेंगे और बार बार हटा भी दिया जाता है, जिससे जो है किसानों को बड़ी प्रॉब्लम होती है। मान लीजिए किसान ने उस जमीन को ज्यादा उपजाऊ बना लिया और बाद में उसको हटा दिया गया, दूसरे जगह कर दिया, तो उस किसान को बड़ी प्रॉब्लम हुई। इसके अलावा एक और चीज था जिसको हम कहते हैं बेगार। बेगार मतलब बिना किसी पेमेंट के काम कराना, यह भी बहुत ज्यादा था और इन सब के खिलाफ सन्यासी बाबा रामचंद्र ने रेबलेन स्टार्ट किया। बहुत सारे स्थानों पे बार्बर्स और वाशरमैन यानी नाई और धोबी ने एक नया मूवमेंट स्टार्ट किया जिसको हम नाई धोबी मूवमेंट कहते हैं। इन लोगों ने लैंडलॉर्ड्स या तालुकेदार्स को इस सुविधा से वंचित करने के लिए उन लोगों ने क्या किया, नाई धोबी बंद का फैसला लिया। जून 1920 में जवाहरलाल नेहरू ने अवध के बहुत सारे गांवों का दौरा किया और लोगों की परेशानी को समझने का प्रयास किया। अक्टूबर की बात करें तो जवाहरलाल नेहरू और बाबा रामचंद्र ने एक सभा बनाई जिसको हम कहते हैं अवध किसान सभा। तो अवध किसान सभा बना, नोट डाउन कर लीजिए। जून 1920 में जवाहरलाल नेहरू और बाबा रामचंद्र ने मिलकर क्या बनाया, अवध किसान सभा। धीरे धीरे क्या हुआ कि 300 इसकी ब्रांचेस जो है एक मंथ में चारों ओर फैल गई, मतलब 300 ब्रांच जो है पूरे अवध में बन गई। अगले साल नॉन कोऑपरेशन जब मूवमेंट हुआ यानी 1921 में, तो अवध के किसानों ने इस मूवमेंट में बड़ा बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और किसानों का जो मूवमेंट था वो धीरे धीरे इस लेवल तक पहुंच गया कि इन लोगों ने तालुकेदार या फिर जो लैंडलॉर्ड्स थे उनके मकानों पर इन लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया,
लूटेड यानी लूटपाट शुरू कर दिया, अनाज के गोदाम कब्जा कर लिए। और बहुत सारे जगहों पर जो लोकल लीडर्स थे वो कहते थे कि गांधी जी ने ऐलान किया है कि अब कोई लगान नहीं भरेगा और अब जो है सारी जमीन गरीबों में बांट दी जाएगी। और इसलिए महात्मा गांधी का नाम लेकर उन्होंने सारा ये सब लूटपाट का कार्यक्रम स्टार्ट कर दिया। सेकंड उसमें चलते हैं तो हम बात करेंगे ट्राइबल्स की, और ये ट्राइबल्स हैं गुडेम हिल्स आंध्र प्रदेश की। यहां पर स्वराज का मतलब इन ट्राइबल्स के लिए कुछ और ही था। 1920 के 10th में इन लोगों ने एक गुरिल्ला मूवमेंट स्टार्ट किया। गुरिल्ला मूवमेंट वो होता है जिसमें छुपकर अचानक से वार किया जाता है। इन ट्राइबल्स ने जो वन में रहते थे, इन्होंने क्या किया, इनको अंग्रेजी सरकार ने बड़े बड़े जंगलों में दाखिल होने से पाबंदी लगा दी। ये अपने जो है जानवरों को वहां नहीं चरा पाते थे, न लकड़ी बीन पाते थे, न जो अपने ईंधन का काम कर पाते थे। इसलिए इस पहाड़ी के लोग बड़े परेशान और गुस्सा थे। और उसी बीच इनको एक लीडर बन गया, नोट डाउन करिएगा, अल्लूरी सीताराम राजू। अल्लूरी सीताराम राजू कहते थे कि उनके पास बहुत सारी जो है शक्तियां हैं और वो शक्तियों के बदौलत उनको जो है क्या हो सकता है, उनको हर चीज का पहले अनुमान लग सकता है कि बारिश कब होगी। और इसके अलावा वो कहते थे कि कोई भी गोली उन्हें टच नहीं कर सकती, मार नहीं सकती। और इसलिए उनको जो है एक भगवान की तरह जो है जो ट्राइबल्स थे वो मानने लगे। अल्लूरी सीताराम राजू अब इन जो है गुरिल्ला मूवमेंट्स के लीडर हो गए। और अब ये लोग गुडेम पहाड़ियों के लोग क्या करते, अचानक गुरिल्ला मूवमेंट में कभी पुलिस थानों पर, कभी ब्रिटिश अधिकारियों को मारने की कोशिश करते और कहते कि मैं स्वराज प्राप्ति के लिए हम लोग ये काम कर रहे हैं। एटलीस्ट 1924 में अल्लूरी सीताराम राजू को पकड़ लिया गया और पकड़कर उनको अंग्रेजों ने फांसी दे दी। अब आते हैं तीसरे टॉपिक पे, स्वराज इन द प्लांटेशन। महात्मा गांधी की जो आइडियोलॉजी थी वो धीरे धीरे जो है चारों ओर फैली, बट मजदूरों की इस जो स्वराज की आइडियोलॉजी थी उनकी अपनी एक समझ थी। असम के जो प्लांटेशन में वर्कर्स थे वो मानते थे कि अब वो जो है इन जिस चार दीवारी में कैद हैं और उसी में उनको प्लांटेशन रखा जा रहा है, उससे वो बाहर निकल सकते हैं, यही स्वराज है। अब वो अपने गांव में जा सकते हैं। आखिर हुआ क्या था, 1859 में एक इनलैंड एग्रीमेशन एक्ट के तहत जो है बगानों में जो मजदूर काम करते थे उनको बगानों में ही रखा जाता था, जैसे जेल में रखा जाता है, और उनमें से बाहर निकलने की इजाजत उनको नहीं मिलती थी। वो उसी में उनकी लाइफ बीत जाती थी। जब नॉन कोऑपरेशन के बारे में इन मजदूरों ने सुना और गांधी जी के बारे में इन मजदूरों ने सुना तो उन लोगों ने मूवमेंट स्टार्ट कर दिया और बगानों के जितने भी अफसर थे उनको मार पीट के बाहर निकल गए। उन्होंने वो कहते थे कि गांधी जी की राज आ रही है, गांधी जी का अब शासन आ रहा है और गांधी जी के उसमें अब क्या होगा, सबको अपनी जमीन मिल जाएगी, सब लोग अपने घर चले जाएंगे। बट वो अपने घर पहुंच पाए, ऐसा नहीं हुआ। रेलवे और स्टीमर की जो है पहले ही हड़ताल थी और इसलिए वो बीच में ही फंस गए। और गांधी जी ने जब मूवमेंट लास्ट में वापस लिया तो तब तक ये अंग्रेजों ने इनको पकड़ लिया था और पकड़कर फिर बंद कर दिया। इन सारी मूवमेंट से और कांग्रेस की कार्यक्रम को हम देखते हैं तो हम देखते हैं कि स्वराज जो वर्ड था उसका सभी लोगों ने अपने अपने हिसाब से अपना अपना जो है मीनिंग निकाला और सबको लग रहा था कि स्वराज का मतलब सिर्फ ये है कि उनकी सारी प्रॉब्लम्स जो अंग्रेजों द्वारा दी गई हैं वो खत्म हो जाएंगे। जो ट्राइब्स थे उन्होंने जब स्वतंत्र भारत की बात की, इसका मतलब वो पूरी तरह से भावनात्मक स्तर से एक कंट्री से जुड़ चुके थे। महात्मा गांधी का नाम लेकर जब वो इस मूवमेंट में आगे बढ़ते थे, इसका मतलब ये था
कि वो अपनी कंट्री को आजाद कराना चाहते हैं और वो सबसे पहले अपने आप को अंग्रेजों की प्रॉब्लम से आजाद कराना चाहते हैं। तो ये था आपका नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। अब क्वेश्चन ये है कि गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट अचानक वापस क्यों ले लिया। अगर आपके पास इसका आंसर है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, और नहीं है तो मेरे नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिए। अगले वीडियो में मैं इसका आंसर बताऊंगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।